चलिए देखते हैं। पहला है पेयरिंग सिस्टम। किसी भी फिडे रेटिंग टूर्नामेंट में जो स्विच सिस्टम का उपयोग किया जाता है वो फिडे से अप्रूव्ड और फिडे में पब्लिश्ड स्विच सिस्टम होना चाहिए। जैसे डुबो, लीम, डच, इस तरह का कोई भी टूर्नामेंट का जो फिडे सिस्टम हो, स्विच सिस्टम होता है, वो पहले से अप्रूव होना चाहिए। वही टूर्नामेंट में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये आर्बिटर की ड्यूटी है कि वो फिडे को रिपोर्ट करें कि वो कौन से टूर्नामेंट, कौन से स्विच सिस्टम से उसने उस टूर्नामेंट को कराया है। आप लोग जैसे टूर्नामेंट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो IT3 फॉर्म सबमिट करते हैं, या टूर्नामेंट का जो टूर्नामेंट फाइल होता है स्विच मैनेजर में, जैसे TNX फाइल होता है तो उसको अपलोड किया जाता है। तो आमतौर पे ये जो पेयरिंग प्रोग्राम होते हैं ये अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि इसमें पहले से मालूम होता है ये कि कौन से सिस्टम पे बेस्ड है। तो ये आर्बिटर्स की ड्यूटी है कि वो फिडे को रिपोर्ट करे कि ये कौन से स्विच सिस्टम पे ये पेयरिंग ये बेस्ड थी। नेक्स्ट, एक्सेलेरेटेड मेथड। आप लोगों को मालूम होगा कि स्विच सिस्टम में एक पेयरिंग को एक्सेलरेट करने का भी मेथड होता है। अब एक्सेलरेटेड स्विच को किसी और वीडियो में, सेपरेट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक्सेलरेटेड मेथड भी अलाउ है, बशर्ते कि ये पहले से एडवांस में डिक्लेयर होना चाहिए, सर्कुलर में भी होना चाहिए, या नहीं तो कम से कम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आर्बिटर्स इसको प्लेयर्स मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे, ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेलरेटेड पेयरिंग किसी प्लेयर्स के फेवर में हुआ हो, ऐसी कोई रिपोर्ट आए। यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है आर्बिटर पे। और आर्बिटर कोई भी हो, स्विच पेयरिंग प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन पेयरिंग का जो आउटपुट होगा वो हमेशा आइडेंटिकल होता है और होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आर्बिटर ने जो पेयरिंग किया वो कुछ हो, दूसरे ने किया वो कुछ हो, एक प्रोग्राम का आउटपुट अलग हो, दूसरे का अलग हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जब पेयरिंग के इंटरनल मैकेनिज्म सेम है, रेगुलेशन सेम है, तो पेयरिंग के आउटपुट भी हमेशा सेम होंगे। हो सकता है थोड़ा चेंजेज हो, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। और साथ ही किसी को ये इस बात की अनुमति नहीं है कि जो जेन्युइन पेयरिंग है, जो करेक्ट पेयरिंग है, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया जाए और किसी प्लेयर के फेवर में वो पेयरिंग किया जाए या उसको चेंज किया जाए। यदि ऐसा होता है तो ये क्वालिफिकेशन कमीशन को रिपोर्ट किया जाएगा और क्वालिफिकेशन कमीशन फिर वो इथिक्स कमीशन के माध्यम से वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। यदि किसी टाइटल या नॉर्म के लिए किसी प्लेयर के फेवर में यदि आर्बिटर ने पेयरिंग में कोई चेंज किया है तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट, स्विच पेयरिंग के लिए इनिशियल ऑर्डर यानी सीडिंग, अब इसको देखते हैं। ओके, बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट, टूर्नामेंट शुरू होने के पहले टूर्नामेंट के में जितने प्लेयर भाग लेते हैं उन सारे प्लेयर्स की जो प्लेयर्स लिस्ट होती है उस प्लेयर्स लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है, और ये सॉर्टिंग बेस्ड होता है उनके रेटिंग पे, उनके टाइटल पे, और सबसे लास्ट में फिर अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट किया जाता है यदि कोई और सॉर्टिंग क्राइटेरिया नहीं हो तो। और इसके लिए ये एडवाइस दिया जाता है आर्बिटर्स को कि कई बार यदि आपको ऑनलाइन आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में यदि अपडेट रेटिंग लिस्ट नहीं है या आपका प्रोग्राम अपडेटेड नहीं है और आपके पास कोई सोर्स नहीं है रेटिंग चेक करने का, सप्लायर रेटिंग चेक करने का, तो फिर भी जो रेटिंग प्लेयर्स ने यदि आपको सबमिट किया है, सप्लाई किया है, ये एडवाइजेबल है कि आप रेटिंग को ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार उनसे भी गलतियां हो सकती है या उनके ध्यान में ना हो। तो ये आपकी ड्यूटी है कि रेटिंग को चेक करें। और
जो रेटिंग उनके द्वारा दिया गया है, यदि कुछ कन्फ्यूजन है, आपको भी मालूम नहीं है, या हो सकता है कुछ प्लेयर रेटेड ना भी हों, लेकिन उनकी रेटिंग ठीक, उनका प्लेइंग स्ट्रेंथ अगर ठीक ठाक लगता हो, तो ऐसा कहा जाता है कि एक एस्टिमेशन उनके लिए आप करें, ताकि सॉर्टिंग, प्लेयर्स लिस्ट की सॉर्टिंग में उनको एक ठीक ठाक सा जगह मिल पाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये मेरी एडवाइस है, ऐसा हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली कि इस तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसमें विवाद होने की संभावनाएं रहती है। यदि किसी का रेटिंग नहीं है और टाइटल नहीं है, तो उसे फिर हम लोग एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उसी को सॉर्टिंग का क्राइटेरिया मान लेते हैं। तो यूजुअली जो प्लेयर्स लिस्ट को सॉर्ट करने का क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है रेटिंग, टाइटल एंड देन अल्फ़ाबेटिकल। अब अल्फ़ाबेटिकल जो है, इसमें एक ऑप्शन ज़रूर रहता है कि यदि वहाँ का कोई नेशनल रेटिंग हो या लोकल रेटिंग हो, तो आप इसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि ये आपको पहले से डिक्लेयर करना होगा। पहले से सबको मालूम होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में रेटिंग और टाइटल के बाद, फिडे टाइटल के बाद आप लोकल रेटिंग या नेशनल रेटिंग को सॉर्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल से पहले। अदरवाइज़ रेटिंग, टाइटल और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। अब इस तरह से जो हम प्लेयर्स लिस्ट की सॉर्टिंग करते हैं और ये जो सीडिंग लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 जिसकी रेटिंग होगी वो नंबर 1 प्लेयर होगा, उसे उस टूर्नामेंट का टॉप सीड प्लेयर कहा जाएगा। और यदि मान लीजिए कि वो सॉर्टिंग में, प्लेयर्स लिस्ट सॉर्टिंग में यदि किसी का डाटा सप्लाई गलत हो गया, या आर्बिटर की ओर से या प्लेयर्स की ओर से किसी भी रूप में, तो इसे करेक्ट किया जाना चाहिए और इसके करेक्शन की संभावना रहती है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सेकेंड राउंड में भी अगर ऐसा आता है या थर्ड राउंड में भी आता है, तो आपको ज़रूर इसको करेक्ट कर देना चाहिए, इस डाटा को। और जैसे ही आप रेटिंग चेंज करते हैं या अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग होती है, तो यदि ये प्लेयर्स लिस्ट सॉर्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि पेयरिंग नंबर भी उसका चेंज हो जाएगा, रीअसाइन होगा। और ये रीअसाइन जो आप करते हैं पेयरिंग नंबर, ये थर्ड राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ राउंड के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। फोर्थ राउंड के बाद ये इसकी अनुमति नहीं है, आप अलाउ नहीं है कि फोर्थ राउंड के बाद आप पेयरिंग नंबर को, या जो प्लेयर नंबर है, पेयरिंग नंबर है या सीडिंग नंबर है, जिस नाम से भी आप समझते हो, इसे फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 3 राउंड के बाद, 3 राउंड तक कर सकते हैं, चौथे राउंड के बाद आप नहीं कर सकते, चौथे राउंड से आप नहीं कर सकते। और लेकिन यदि बाद के राउंड में भी ऐसी कोई आपको जानकारी मिलती है कि किसी का डाटा मिस कर गया है या छूट गया है किसी भी वजह से, तो इसको करेक्ट करना है, लेकिन अब इसमें पेयरिंग नंबर चेंज नहीं होगा। फिर पेयरिंग नंबर जो थर्ड राउंड तक हो गया, इसलिए इंडिया के आर्बिटर्स आपको ध्यान होगा, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे इंडिया में AICF के रेटिंग ऑफिसर आपसे मांगते हैं कि आप थर्ड राउंड की पेयरिंग करने के बाद, थर्ड राउंड की पेयरिंग करने के बाद टूर्नामेंट फाइल का बैकअप आप रेटिंग ऑफिसर को भेज दें, ताकि वो नई FIDE ID जनरेट कर सके। तो इसके पीछे कारण यही होता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि अब इसके बाद अब आप प्लेयर्स लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेंगे, तो जितने प्लेयर्स आने थे वो आ गए, और अब इसके बाद कोई और प्लेयर का रीअसाइनेशन नहीं होगा नंबर का। तो इसलिए थर्ड राउंड के बाद और फोर्थ राउंड से कोई पेयरिंग का रीअसाइनेशन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं लेट एंट्री की, क्लॉज C। तो इसमें ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू FIDE टूर्नामेंट रूल, यदि कोई प्लेयर यदि पेयरिंग से पहले यदि वो नहीं आता है, और तो उसे पेयरिंग में स्थान नहीं देना है, और यदि वो नहीं आता है तो, और नेक्स्ट राउंड के पेयरिंग से पहले भी अगर वो आ गया फिर तो ठीक है,
अदरवाइज उसे टूर्नामेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके एक्सेप्शन भी है कि यदि कोई रजिस्टर्ड प्लेयर यदि एडवांस में उसने रिटन नोटिस दे रखा है कि किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से वो नहीं आ पाएगा, तो उसको आप अलाउ करते हैं, चीफ आर्बिटर अलाउ करता है यदि उसने पहले से रिटन नोटिस दे रखा है। तो उन केसेस में जहां चीफ आर्बिटर ने प्लेयर्स को लेट एंट्री अलाउ कर दिया है पहले से कि ठीक है हम अलाउ करते हैं, तो यदि ऐसा प्लेयर जो पहले से मालूम है कि जी ठीक है कि वो फर्स्ट राउंड में आएगा लेकिन वो लेट से आ सकता है, तो उसका पेयरिंग नंबर पहले से दिया जाता है और उसकी पेयरिंग भी कर दी जाती है। लेकिन यदि प्लेयर ने आपको पहले से बता रखा है कि वो जी सेकेंड राउंड से आएगा या थर्ड राउंड से आएगा, तो ऐसे प्लेयर की उस राउंड के लिए पेयरिंग नहीं की जाती है और ऐसे प्लेयर्स को कोई पॉइंट भी नहीं दिया जाता है। हाँ, मतलब इसमें भी एक्सेप्शन है कि टूर्नामेंट का रूल क्या कहता है या उसने पहले से ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजर के साथ परमिशन ले रखा हो कि जी वो फर्स्ट के 2 राउंड नहीं खेलेगा और उसकी इसके बदले में हाफ पॉइंट उसको दिया जाए। तो हो सकता है ये टूर्नामेंट डायरेक्टर या चीफ आर्बिटर ऑर्गेनाइजर या फेडरेशन जो भी कंसर्निंग हो उसने यदि उसकी अनुमति दे रखी हो तो ये एक्सेप्शन है। और ऐसे प्लेयर को उसकी पेयरिंग नंबर दे दी जाती है। मतलब जब सॉर्टिंग होता है प्लेयर्स लिस्ट का तो उसमें उसका नाम होता है, उसे नंबर भी दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड या जिस राउंड के लिए भी उसे नहीं आना है उस राउंड में उसकी पेयरिंग नहीं की जाती है और जिस राउंड से वो खेलेगा उस राउंड से उसकी पेयरिंग होती है। तो उसको पेयरिंग नंबर दिया जाता है, लेकिन उस राउंड में जिसमें उसको नहीं आना है, जिसमें उसने पहले से बता रखा है कि मैं नहीं आऊँगा, उसमें पेयरिंग उसकी नहीं करनी है। और पॉइंट देना ना देना ये मैंने भी बताया कि डिपेंड करता है कि यदि उसको आर्बिटर ने या ऑर्गेनाइजर ने पहले से यदि परमिट कर रखा है तो उसको पॉइंट दिए गए हों तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ इसमें पॉइंट नहीं दिए जाते। यदि उसने नहीं खेला है, वो एब्सेंट है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। If there are late entry, the pairing number that were given at the start of are considered provisional. यदि कहीं लेट एंट्री है तो ऐसे में वहाँ जो भी प्लेयर्स लिस्ट की जो सॉर्टिंग की जाती है और जो सीडिंग नंबर दिए जाते हैं ये प्रोविजनल माने जाते हैं। एक बार जब सारे प्लेयर आ जाते हैं उसके बाद फाइनल सॉर्टिंग करने के बाद जो नंबर होता है वो फाइनल सीडिंग नंबर होता है या फाइनल प्लेयर नंबर होता है उस टूर्नामेंट के लिए। और जितना भी करेक्शन होता है वो सारा करेक्शन हो जाने के बाद जो फाइनल लिस्ट होता है वो फाइनल सीडिंग नंबर या फाइनल प्लेयर्स लिस्ट होता है। अब बात करते हैं पेयरिंग, कलर एंड पब्लिशिंग रूल। बड़ी इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है इसमें जो आमतौर पर उस टूर्नामेंट में आर्बिटर्स को देखने को मिलते हैं। तो जैसे इसमें पहला है एडजॉर्न गेम्स आर कंसीडर्ड ड्रॉ फॉर पेयरिंग पर्पस ओनली। कई बार टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एक ही दिन में 2 राउंड या 3 राउंड खेले जाने हैं। प्लेयर का गेम इंक्रीमेंट मोड पे है और वो गेम समाप्त नहीं हो रहा है। फर्स्ट राउंड का ही गेम चला जा रहा है, सेकेंड राउंड फिर 12 बजे से शुरू होना है। तो ऐसी स्थिति में गेम को एडजॉर्न कर दिया जाता है और पेयरिंग पर्पस के लिए उस गेम को ड्रॉ माना जाता है। ड्रॉ मान के पेयरिंग सिस्टम में प्रोग्राम में आप उसको ड्रॉ दिखला देते हैं, गेम एडजॉर्न करके पेयरिंग हो जाती है, नेक्स्ट राउंड का फिर गेम शुरू हो जाता है और वो गेम शुरू होने के बाद वो दोनों प्लेयर बाद में एडजॉर्न गेम को फिर कंटिन्यू करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो फिर लास्ट राउंड में जाके उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अब यदि कोई प्लेयर बिना आर्बिटर को नोटिफाई किए हुए यदि टूर्नामेंट में एब्सेंट है
तो ऐसे प्लेयर को मान लिया जाता है कि उसने विड्रॉ कर लिया है। हाँ, बशर्ते कि वो अपना कोई एक्सेप्टेबल लॉजिक, कोई रीजन आकर अगर आर्बिटर को आके बताता है नेक्स्ट राउंड की पेयरिंग से पहले कि जी इस वजह से मैं नहीं आ पाया था, तो फिर आर्बिटर उसको अलाउ कर सकता है। अदरवाइज़ ये मान लिया जाता है कि वो प्लेयर एब्सेंट था और उसने इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया, और प्लेयर जिसने टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया उसकी फिर आगे पेयरिंग नहीं होगी। मतलब क्या हुआ इसका कि यदि कोई भी प्लेयर किसी राउंड में यदि एब्सेंट है और यदि उसने प्लेयर आर्बिटर्स को नोटिफाई नहीं किया है, किसी भी सोर्स से इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऐसे प्लेयर्स को पेयरिंग उनकी नहीं की जाती है और उनको पेयरिंग से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। प्लेयर्स को यदि पहले से मालूम है कि वो किसी पार्टिकुलर राउंड में उसे नहीं खेलना है, तो ऐसे प्लेयर की उस पार्टिकुलर राउंड में पेयरिंग नहीं होगी और उन्हें इसके लिए कोई स्कोर नहीं दिया जाएगा। हालांकि एक्सेप्शन हर बात की होती है, कंडीशन क्या होगा और उस स्थिति में एक्सेप्शनली उसको शायद कुछ देना पड़े, बोनस पॉइंट शायद टूर्नामेंट डायरेक्टर एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्शन की बातें हैं। लेकिन यूजुअली कोई प्लेयर यदि किसी राउंड में उसे नहीं खेलना है, जैसे 7th राउंड में उसका कोई एग्ज़ाम है, उसे जाना है, उसने आर्बिटर को इन्फॉर्म किया, उस पर्टिकुलर राउंड 7th राउंड के लिए आर्बिटर उसकी पेयरिंग रोक देगा, 8th राउंड से फिर वो वापस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लेगा। नेक्स्ट, ओनली प्लेड गेम्स काउंट इन सिचुएशन वेयर द कलर सीक्वेंस इज मीनिंगफुल। सो फॉर इंस्टेंस प्लेयर विद कलर हिस्ट्री विल बी ट्रीटेड एज। अब देखिए, हालांकि इसे ये तो पेयरिंग मैकेनिज्म की चीज़ है, लेकिन इसे जनरल हैंडलिंग में इसने बतलाया है और इसकी वजह हो सकती है कि आमतौर पे ऐसे केसेस आते हैं कलर सीक्वेंस को लेके। तो ये रेगुलेशन क्या है कि जो एक्चुअल प्लेड गेम होता है ना, उसमें जो कलर हिस्ट्री होता है उसी को काउंट किया जाता है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है खिलाड़ियों को कि जी हमें तो लगातार 3 ब्लैक मिल गया, तो जो 3 ब्लैक मिला ना, वो 3 ब्लैक एक्चुअल प्लेड है या उसमें कोई एब्सेंट है, कोई वॉकओवर है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो एक्चुअल प्लेड है, तो एक्चुअल प्लेड 3 ब्लैक या एक्चुअल प्लेड 3 वाइट, ये नहीं होना चाहिए। यूजुअली जो 3 ब्लैक और 3 वाइट की हम बातें करते हैं, तो उसमें ये एक्चुअल प्लेड होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट राउंड ब्लैक मिला, आपने खेला, सेकंड राउंड ब्लैक मिला, आपका अपोनेंट नहीं आया, थर्ड राउंड में आपको फिर ब्लैक मिला, तो अभी आप कहेंगे कि जी ये मेरा थर्ड ब्लैक मिला। थर्ड ब्लैक पेयरिंग में ज़रूर पब्लिश हुआ, लेकिन एक्चुअल प्लेड आपके कितने ब्लैक हुए? आपने पीछे 2 राउंड में एक ब्लैक से खेला और दूसरा खेला ही नहीं, तो उसका कोई कलर नहीं था। तो फर्स्ट राउंड का ब्लैक हुआ, सेकंड राउंड का कोई कलर नहीं, और थर्ड राउंड में अब आपको जो ब्लैक मिला तो ये हुआ आपका सेकंड ब्लैक, इट्स नॉट थर्ड ब्लैक। ठीक है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कुछ खिलाड़ियों को या कुछ लोगों को ऐसा होता है, उनको लगता है कि ये सीक्वेंस में ट्रिपल ब्लैक या ट्रिपल वाइट मिला, ऐसा नहीं है। तो आगे से इसका ख्याल रखेंगे कि ये जो कलर हिस्ट्री है ये काउंट होती है एक्चुअल प्लेड गेम के आधार पर। अब यदि ऐसे ही अगर 2 प्लेयर जिनकी पेयरिंग हुई है और इनका आपस में एक्चुअली गेम नहीं हुआ है, तो ऐसे प्लेयर की पेयरिंग फिर फ्यूचर में नेक्स्ट राउंड में किसी राउंड में इनकी आपस में पेयरिंग हो सकती है। तो ये ध्यान रखें कि एक्चुअल प्लेड गेम ही इम्पोर्टेंट होता है टूर्नामेंट में। 2 प्लेयर यदि आपस में खेले हैं तो फिर वो उस टूर्नामेंट में आपस में फिर नहीं खेलेंगे। या यदि 3 ब्लैक या 3 वाइट का यदि हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल प्लेड नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक एब्सेंट है या नहीं आया तो अनप्लेड गेम अगर है,
तो इसमें कलर काउंट नहीं होता है। टूर्नामेंट के रिजल्ट यूजुअली ऐसे स्थान पे पब्लिश किए जाने चाहिए जहाँ पे आप टूर्नामेंट के फिक्सर लगाते हैं, पेयरिंग लगाते हैं, ताकि लोग टाइम से अपना उसको देख पाए। पेयरिंग और रिजल्ट ये प्रॉपरली, इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स को, जैसे कई बार टूर्नामेंट होते हैं, प्लेयर्स किसी खास जगह पे जो ऑफिशियल एकोमोडेशन होता है वहाँ पे बल्क में बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ हैं, तो जो ऑफिशियल एकोमोडेशन है वहाँ पे आपको पेयरिंग ज़रूर भेजनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों, वैसे आजकल चेस रिजल्ट है, आप इसको अपलोड कर देते हैं, सब लोग देख भी लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपका एक पेयरिंग ज़रूर वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए हार्ड कॉपी में, जहाँ भी ऑफिशियल एकोमोडेशन आपने बना रखा है। नेक्स्ट, यदि कोई रिजल्ट गलत लिखा गया हो, किसी ने गलत कलर से खेल लिया हो, या किसी की रेटिंग गलत लिख गई हो, यदि ऐसा कुछ भी होता है और प्लेयर आर्बिटर को इन्फॉर्म करता है, तो यदि जैसे आपने रिजल्ट पब्लिश किया और उसके बाद आपने जो टाइम, एक आर्बिटर ने जो टाइम दे रखा कि रिजल्ट पब्लिकेशन के इतने समय के अंदर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, तो यदि विद इन शेड्यूल टाइम यदि उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया तो आप उसे रेक्टिफाई करते। यदि प्लेयर ने आपको पेयरिंग होने के बाद इन्फॉर्म किया, पेयरिंग हो गया, मान लीजिए गेम भी शुरू हो गया या शुरू होने वाला है, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड की पेयरिंग होने से पहले उसने आपको बतला दिया है, तो फिर अब आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर देंगे नेक्स्ट राउंड की पेयरिंग से पहले। लेकिन यदि ये नोटिफिकेशन प्लेयर ने नेक्स्ट राउंड की पेयरिंग होने के बाद, मतलब एक राउंड निकल गया, सेकेंड राउंड की पेयरिंग के बाद यदि वो आ रहा है आपको बताने के लिए, तो फिर अब इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, अब ये स्टैंड करेगा। अब ये ऐसा ही रहेगा और अब ये करेक्शन सिर्फ टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद होगा और ये रेटिंग पर्पस से इसमें कोई भी करेक्शन किया जाएगा। देखिए यूजुअली पहले तो करेक्शन लोग कर देता था, बीच में कभी भी कर दिया करता था, लेकिन इस तरह के रेगुलेशन नहीं थे पहले, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या इस तरह की बातों के हवाले से लोग इन बातों को एक्सेप्ट कर लेते थे कि चलो जी गलती हो गई होगी, लेकिन इसको एक्सेप्ट अब नहीं किया जाता है। कारण ये कि यदि आपके साथ आपका रिजल्ट यदि गलत हो गया या कुछ भी आप जीते थे और आपका ऐसा हारा हुआ आ गया, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो मान लिया कि एक तुरंत आप नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट राउंड से पहले आपको बता देना चाहिए, मतलब पेयरिंग हो गई उसके बाद तो बता देना चाहिए, वो ख़त्म होने के पहले बता दें। नेक्स्ट राउंड का भी पेयरिंग हो गया उसके बाद अगर आप बताने आ रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर इसको टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद फिर रेटिंग पर्पज़ से ही इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और एक बार पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है तो पेयरिंग की भी सॉर्टिंग होती है। आपको मालूम होगा कि पेयरिंग की सॉर्टिंग होती है। तो पेयरिंग की सॉर्टिंग कैसी होती है? पेयरिंग की सॉर्टिंग होती है कि जिसके ज़्यादा स्कोर है, जैसे 6 राउंड का टूर्नामेंट है, 6 राउंड हो चुके हैं, 7th राउंड शुरू होने वाला है, तो हो सकता है कि उस समय तक 4 प्लेयर 6 पॉइंट पे होंगे। तो ये 4 प्लेयर आपस में खेल रहे हैं टॉप स्कोर ब्रैकेट जो है हमारा, तो 2 पेयर है और 6 पॉइंट के, तो इनकी पेयरिंग ऊपर में होगी।
तो सबसे पहले टॉप स्कोर ब्रैकेट की पेयरिंग होगी। उसके बाद मान लीजिए कि 4 की जगह 5-6 पे हो या 3-6 का प्लेयर था, तो 2-6 वाले आपस में खेल रहे हैं, तो 2-6 मिलाकर कितना हो गया 12, 6 + 6 12। तो ये हायर पेयरिंग हो गया, हायर रैंक पेयरिंग हो गई। उसके बाद एक 6 वाले की पेयरिंग हो रही है 5.5 के साथ, तो टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर क्या हुआ 6 + 5.5 11.5। तो उनके बाद की पेयरिंग इनकी होगी, और इसके बाद फिर 2 5.5 वाले हैं तो उनकी पेयरिंग होगी। तो 2 प्लेयर्स के बीच का जो सम होता है, इसके आधार पे पेयरिंग की सॉर्टिंग होती है। और पेयरिंग एक बार जब पब्लिश हो जाती है तो ये चेंज नहीं किया जाता है अनटिल अनलेस कि ये जो इसका एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है उसको वायलेट करता हो। यानी कि 2 प्लेयर यदि आपस में खेले हुए हों और उनकी पेयरिंग आपस में फिर से हुई हो, और ऐसा अगर आपको बताया जाता है, आपको पता चलता है, तो इस स्थिति में केवल पेयरिंग को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ ये जनरल हैंडलिंग ऑफ स्विच सिस्टम आज हमने पढ़ा। आप इसको ध्यान दें, इतने सारे रेगुलेशन हैं, टूर्नामेंट करते समय आपको बहुत सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये कहाँ ये रेगुलेशन पाए जाते हैं आज हमने इसकी चर्चा की। आप भी इसका ध्यान रखें, और फिर आगे हम लोग आएंगे जब फिडे के डस्ट सिस्टम पे फिर हम बातें करेंगे आगे दूसरे वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय। थैंक यू, बाय।